हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विद साइंस वर्ल्ड पर। तो यहां पर हम करते हैं रसायन विज्ञान, कर रहे हैं क्लास 11th की और ये चल रहा है अपना चैप्टर फर्स्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये क्लास है हमारा चैप्टर फर्स्ट की अंतिम क्लास होने वाली है। तो इससे पहले हम पढ़ रहे हैं विलेनों में अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। तो विलेनों में अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं। तो विलेनों में अभिक्रिया के अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं मोल अंश या मोल प्रभाव। मोल अंश या मोल प्रभाव। उससे पहले हम द्रव्यमान प्रतिशत व आयतन प्रतिशत पढ़ चुके हैं, उसको अच्छे से समझ चुके हैं। पीछे वाली क्लास में आप जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से आकर जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोल अंश। मोल अंश क्या होता है? तो मोल अंश की एक परिभाषा इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि किसी जो हम कह सकते हैं क्या हो रही है, अभिक्रिया हो रही है। क्या हो रही है? कोई भी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जिससे क्या बनेगा, विलेन में उपस्थित जो कोई विलेन बनेगा, कोई अभिक्रिया होगी मतलब दो पदार्थों को मिलाएंगे तो एक विलेन बनेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, विलेन में उपस्थित मोलों की संख्या। यहाँ ध्यान से सुनिए, परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण रहती है ये। विलेन में उपस्थित जो पदार्थ है उसके मोलों की संख्या और विलेन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात ही क्या कहलाता है, मोल अंश कहलाता है। तो चलिए इस परिभाषा को नोट डाउन कर लेते हैं कि किसी विलेन में उपस्थित किसी पदार्थ के विलेन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोलों की जो संख्या होती है, क्या होती है, जो मोलों की संख्या होती है तथा विलेन के या विलेन में कह सकते हैं उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो यह विलेन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोलों की संख्या व विलेन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या क्या कह सकते हैं कि अनुपात को मोल अंश कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि किसी विलेन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोलों की संख्या तथा विलेन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही उस पदार्थ का संख्या के अनुपात को ही उस पदार्थ का कह सकते हैं कि हम क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। तो इसको इस प्रकार से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने एक पदार्थ लिया ए और एक पदार्थ लिया बी। इन दोनों की जब हमने रिएक्शन कराई, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए व बी की रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा, विलेन बनेगा। क्या बनेगा, विलेन। आप जैसे यहाँ पे जल ले लो, नमक ले लो, जल ले लो, चीनी ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो दोनों को मिलाकर के हमने यहाँ पर क्या बनाया, एक विलेन बना दिया। विलेन हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए, जो हमारा ए होगा उसे हम किस तरह से दर्शाएंगे, Na, और जो बी होगा उसको Nb से। Na और Nb से हम दर्शा सकते हैं, छोटा या बड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो हमारा विलेन इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो जो विलेन बनेगा वह क्या होगा, Na प्लस, क्योंकि इसमें दोनों उपस्थित है ना, Na भी उपस्थित है, Nb भी उपस्थित है। तो यही है क्या है। अब इसे देखिए किस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं कि यहाँ देखिए, जहाँ पहले इसके अंदर लिख लीजिए, जहाँ अन मोलों की संख्या है, अन क्या है, मोलों की संख्या। N के जितने A के मोल है और B के मोल है, दोनों के मोल मिलाकर क्या बनेगा, विलेन बनेगा। दोनों के मोल जब बन जाएंगे तो क्या बना देगा, एक विलेन का निर्माण कर देगा। तो अब लिखिए, अगर हमें A के मोल ज्ञात करने हो, A का मोल अंश क्या ज्ञात करें, यहाँ पे A का मोल अंश ज्ञात करें। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, किसी विलेन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या व विलेन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, किसका हम पढ़ रहे हैं, A का, A के मोलों की संख्या बटा में हम क्या कह रहे हैं, जो हमारा विलेन है, ठीक है। तो पूरे विलेन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या बटा विलेन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। इसी तरह से अब हमें क्या कहते हैं कि हमें ज्ञात करना है बी का मोल अंश।
ठीक है, तो इसको एक बार शॉर्ट में लिख लेते हैं थोड़ा सा। ए का मोल अंश ज्ञात करें, तो हम इसको ए के मोलों की संख्या, यहाँ पे देखिए ए के मोल क्या है, एन है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एन। और विलयन के उपस्थित कुल मोलों की संख्या क्या है, एन प्लस एन भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अच्छे से इस प्रकार से इसमें इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। उसी तरह से अगर हम कहें कि बी का मोल अंश, क्या कहें कि बी का मोल अंश ज्ञात कीजिए, तो बी का मोल अंश हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे एन है तो क्या आएगा, बी के मोलों की संख्या तो क्या आ जाएगा, एन बी, और विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या एन ए प्लस एन बी। तो इस प्रकार से हम किसको दर्शा सकते हैं, हमने यहाँ पर अच्छे से समझा मोल अंश को आप किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। इसकी हमने परिभाषा पढ़ी कि किसी विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोलों की संख्या व विलयन में उपस्थित कुल पदार्थ, पहले तो एक ले लीजिए, दो पदार्थ होंगे, कम से कम दो पदार्थ मिलकर ही विलयन बनाएंगे, तो एक पदार्थ के मोलों की संख्या व कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारा मोल अंश कहलाता है। तो वही लिए हमने मोल अंश दोनों का अनुपात निकाला और जो उत्तर आएगा वह आप कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या चाहे तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए पोस्ट कर करके। तो मोल अंश को हमने अच्छे से समझ लिया। एनसीईआरटी में इतना विस्तार से वर्णन नहीं किया गया है, पर हम अच्छे से इसको सीख रहे हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं आज के हमारे अन्य अगले टॉपिक मोलरता की तरफ। तो हम 3-4 टॉपिक पढ़ चुके हैं, आगे मोलरता पढ़ते हैं। मोलरता क्या होती है, तो हम मोलरता क्या कह सकते हैं कि किसी विलेय के 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या। बहुत आसान सी परिभाषा, इसमें कुछ बड़ा या है नहीं मुश्किल रहने वाला, पर बच्चे इसे थोड़ा हार्ड ले लेते हैं, थोड़ा डीप ले लेते हैं, तो इसका उन्होंने यह थोड़ा सा आसान नहीं लगता है। तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार से लिखिए, किसी विलेय के, ब्लैक मार्कर से लिखते हैं, अच्छा समझ में आएगा, किसी विलेय के 1 मोल, हम यहाँ कह सकते हैं 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो को उस विलयन की, ये अच्छा रहेगा, थोड़ी सी परिभाषा थोड़ी अच्छी लगेगी कि आप यहाँ किसी विलयन के 1 लीटर क्या कह सकते हैं, किसी विलेय के, विलेय है, विलेय नहीं है, विलेय है, किसी विलेय के 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है या मोलरता कहते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि इसको हम इस प्रकार से इसे m बड़ा द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आपके एक न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसे कि अब हमें क्या कह रहा है कि किसी विलेय के 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या। ठीक है, तो अब देखिए इसको पढ़ते हैं। इसके पहले आप सूत्र लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिया, m लिया। m का मतलब क्या है, मोलरता, क्योंकि बार बार मोलरता नहीं लिखेंगे, सीधा m से हम काम चलाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो विलेय के 1 लीटर विलयन में उपस्थित, तो हम सबसे पहले लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या। क्या लिखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या बटा में क्या लगाएंगे। अब देखिए कि क्या कह रहा है, विलेय के मोलों की संख्या, विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या। तो विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या किस में लिया, 1 लीटर, तो क्या लिखेंगे, विलयन का आयतन। आयतन 1 लीटर क्या है, आयतन ही एक प्रकार का, 1 लीटर क्या है, 1 लीटर विलयन ले रहे हैं तो आयतन ही है, तो क्या लिखेंगे, विलयन का आयतन। ठीक है, इतनी सी है। तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि ये क्या है, मोल बटा में, तो इस प्रकार से इसके मात्रा लिख सकते हो कि आयतन है वो लीटर में आता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए हम क्या कहेंगे, अब हम इस प्रकार से इसको दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको दर्शा सकते हैं। साथ ही आप क्या दर्शा सकते हैं हम यहाँ पे कि हम यहाँ पे लिखेंगे m बराबर इसका क्या है, जो द्रव्यमान है वो क्या होगा, यहाँ पर
ग्राम में द्रव्यमान बटा में क्या आ जाएगा, उसका अणुभार। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगा या होप। तो आगे बढ़ते हैं आप, जहाँ पे एनसीईआरटी में एक छोटा सा कह सकते हैं कि उदाहरण के टाइप का कुछ दिया हुआ है मोलरता में, तो उसको समझते हैं अच्छे से कि वह कहना क्या चाहता है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि मान लीजिए कि हमारे पास किसी पदार्थ NaOH का एक m विलयन है, एक मम से मतलब क्या, एक मोलरता विलयन है, और उसमें 0.2 मोलरता वाला विलयन प्राप्त करना है चाहते हैं। तो क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमें क्या कह रहा है, NaOH दिया गया है, ठीक है, उसका हमारे पास मोलरता कितनी दी है, 1 दी है। NaOH का जो विलयन है उसकी जो मोलरता है हमें एक हम कह सकते हैं कि 1 दी गई है, ठीक है। तो मोलरता हमें 1 दी गई है, तो ये क्या कह रहा है, 0.2 मोल का विलयन क्या बनाना है, क्या करना है, 0.2 मोल का हमें विलयन बनाना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं कि m बराबर क्या दिया गया हमें, 1, ठीक है। तो 1 लीटर कह सकते हैं हम इसे आसानी से, कोई नहीं है क्योंकि क्या है, लीटर में आने वाला है। तो 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1000 ml है, तभी तो वह 1 लीटर बना, कह सकते हैं ना, 1000 ml है तभी तो वह लीटर बना। तो ठीक है, अब देखिए 0.2 मोल, ये तो 1 का हो गया, 1000 ml, तो इसका देखिए 0.2 मोल, 0.2 में कितना आ जाएगा, देखिए 1000 से किसका गुणा कर देंगे, 0.2 का गुणा करेंगे, कितने ml आ जाएगा, 200 ml आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हमने इसको कन्वर्ट किस में कर लिया है, मिली लीटर में इसको कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम यहाँ पे देखें क्या कहेंगे, 0.2 मोलरता का विलयन बनाने के लिए इसमें 800 ml विलयन मिलाना पड़ेगा। 800 ml विलयन बनाएंगे ना, क्या कह सकते हैं कि 0.2 विलयन से 1 लीटर बनाने के लिए इसमें कितना बनाना पड़ेगा, 800 ml और मिलाना पड़ेगा, ठीक है। ये कह सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात है वो नहीं है। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया। चलिए एक और प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करने से ही हमें अच्छे से समझ में आने वाला है। तो एक और क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, हमें NaOH दिया गया है कितना, 4 ग्राम NaOH का विलयन दिया गया है, NaOH दिया गया है कितना, 4 ग्राम, ठीक है। उसी के साथ में क्या कह रहे हैं, विलयन का आयतन दिया है 250 ml। क्या दिया गया है, विलयन का आयतन, विलयन का कितना दिया है, 250 ml। हमें इसकी क्या ज्ञात करनी है, मोलरता ज्ञात करनी है। मोलरता किस प्रकार से अब हम ज्ञात करेंगे, देखिए हमें क्या कह रहा है कि मोलरता ज्ञात करने के लिए विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन, विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसमें मोल कितने हैं, 4 ग्राम दिया गया ना, तो लिखेंगे 4 ग्राम NaOH में मोलों की, तो मोलों की संख्या किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए 4 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या क्या है, तो देखिए N बराबर विलयन के मोलों की संख्या, तो विलयन है हमारे पास, उसमें मोलों की संख्या हम क्या कह सकते हैं, NaOH में 4 ग्राम है तो 4 मोल ही होंगे, बटा इसमें साथ में क्या कह रहा है कि जो हमारा NaOH है उसके क्या है, विलयन का आयतन ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करना सिखाया है मैंने, आयतन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, NaOH दिया गया है ना हमें, NaOH सोडियम है, तो सोडियम का जो परमाणु भार होता है वह तो 23, एक ही है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, और हाइड्रोजन का होता है, एक इसको प्लस कर लीजिए, 23 और 1 24, 24 और 16 40, कितना आ गया, 40 आ गया हमारे पास। तो क्या लिखेंगे, 40। विलय के मोलों की संख्या 4 ग्राम है तो 4 ग्राम ही होंगे, 4 मोल ही होंगे, बटा विलयन का आयतन आ गया 40, 10, क्या आ गया हमारे पास, 1/10 आ गया, सॉरी क्या आ गया, 1/10। अब क्या ज्ञात करेंगे हम, अब मोलरता ज्ञात करेंगे। m बराबर N/V कह सकते हैं इसे, ये मोलों की संख्या बटा आयतन, आयतन को V से वेलोसिटी, इसमें क्या करते हैं, पुट द वैल्यू, क्या लिखेंगे, मोलों की संख्या 1/10 है तो 1 ऊपर आएगा, 10 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और क्या दिया गया है हमें, विलयन का आयतन दिया गया है हमें, विलयन का आयतन कितना है, 250 ml। जब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा, ठीक है, ओके,
250 है, ओके कोई बात नहीं है। तो कन्वर्ट करके आ जाएगा हमारे पास 0.4 मोल पर लीटर। यह क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाने वाला है। इसे आप थोड़ा सा अच्छे से हल कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आपको मोलरता है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी, मोलरता में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, मोलरता अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। तो आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिए, नोट डाउन करना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना चाहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पोज करके लिखना चाहिए पोज करके लिख सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था मोलरता, अब थोड़ा सा उससे मिलता जुलता इनाम आ रहा है मोलरता। मोलरता और मोलरता थोड़ा डिफरेंट है, तो इनको अच्छे से थोड़ा सा ध्यान में रखना है हमें। तो उसको हमने किस में दर्शा रहे थे, हमने बड़े एम में दर्शाया था, तो इसको हम छोटे एम में निरूपित करते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है मोलरता और मोलरता में। परिभाषा में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको पढ़ लेते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे विलायक के 1 kg, विलायक के क्या है 1 kg, लिखना चाहे लिख सकते हैं। चलो लिख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। विलायक के 1 kg जो भी क्या है हम कह सकते हैं कि मात्रा में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। विलायक के 1 kg मात्रा में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। विलायक के 1 kg लिख लेते हैं अब अच्छे से। विलायक के 1 kg मात्रा में, विलायक के 1 kg मात्रा में उपस्थित विलायक के 1 kg मात्रा में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। उसकी परिभाषा क्या थी कि विलय के 1 लीटर आयतन में, या 1 लीटर जो कह सकते हैं आयतन है, ठीक है, 1 लीटर में विलयन के मोलों की संख्या। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम कि विलायक के 1 kg मात्रा में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। पहले हमने क्या पढ़ा था, विलय के 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या। दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। परिभाषा को चाहे तो अच्छे से याद कर लीजिएगा आप। तो अब क्या कहता है, संख्या ही क्या कहलाती है, उस विलयन की मोललता कहलाती है। उस विलयन की मोललता कहलाती है। ठीक है, अब इसका क्या लिख लेते हैं, सूत्र लिख लेते हैं। तो मोललता का सूत्र हम क्या लिख सकते हैं, मोललता, अब सूत्र हमें परिभाषा से याद करना है, परिभाषा हमें सूत्र से याद करनी है, दोनों को हमें कंपेयर करना है। परिभाषा देखिए, विलायक के 1 kg मात्रा में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो विलय के मोलों की संख्या के मोलों की संख्या। अब बटा में हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सॉरी, विलायक के 1 kg, तो विलायक का द्रव्यमान लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोललता को किससे निरूपित करते हैं, छोटे एम से निरूपित करते हैं। तो जो मोलरता होती है उसके ऊपर आपको याद रखना है कि जो टेम्परेचर होता है उसका प्रभाव रहता है। आपको यह बात भी थोड़ी सी याद रखनी है कि जो हमने मोलरता पढ़ी है, मोलरता, उसके ऊपर टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जब हम मोलरता पढ़ते हैं तो इसके ऊपर जो टेम्परेचर है, ताप है, उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो लिख सकते हैं आप नोट लगा करके, एक नोट लगा लीजिए नोटबुक में, मोलरता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर टेम्परेचर कितना भी है उससे मोललता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव है वो नहीं पड़ता है। अच्छी समझ में आ गई होगी मोललता। तो आगे बढ़े, हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। एक छोटा सा सब टॉपिक है आपके बुक में दिया गया है, तो वैसे आपके सिलेबस के दृष्टि से भी है, तो छोटा सा है नॉर्मलता। पहले से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा एक लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बुक में तो नहीं दिया गया एनसीईआरटी में, लेकिन पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा महत्वपूर्ण रहता है। नॉर्मलता, मोलरता पढ़ ली, मोलरता हमने पढ़ ली, नॉर्मलता को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको जो सिम्बलाइज किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, बड़े एन के द्वारा किया जाता है। परिभाषा देख लीजिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या को ही विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात नहीं है।
तो विलेन क्या कह सकते हैं, नॉर्मलता बराबर विलेन के तुल्यांक। विलेन के तुल्यांक मतलब विलेन का जो भार है वह कह सकते हैं कि विलेन का जो भार है किस में हो सकता है, ग्राम में, लीटर में, तो वो सभी क्या है उसके तुल्यांक है। ठीक है, तुल्यांक शब्द है वो समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर क्या है, विलेन का आयतन। ये थी छोटी सी हमारी क्लास। अब जो हमारी एनसीईआरटी का 11th का पहला चैप्टर आज हमने पूरा कर लिया है, बधाई हो आपको भी। तो मिलेंगे आगे वाले क्लास में नए चैप्टर के साथ। आप अच्छे से इस चैप्टर को तैयार कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। अगर आप वीडियो में आपको कोई मदद मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।